सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचे और निजी लोगों को उसका लाभ हो। The UPA government is being increasingly accused of having conferred windfall gains on private parties and a corresponding loss on the government. This loss is substantiated by bodies like the CAG repeatedly. और इसको लेकर एक देशव्यापी बहस चल रही है। देश में तो इसके हर पक्ष के ऊपर बहस हो रही है और ये ठीक है कि संसद में नहीं हो रही। ये बहस बढ़ती रहे और सरकार को केवल बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के हम लोग संसद का उपयोग करने दें, इस बहस को समाप्त करने में हमारी रणनीति इसकी अनुमति नहीं देती। सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। यूपीए सरकार यह मानती है कि लोगों को गुमराह करना सरल है और उनकी तमाम रणनीति इसी विश्वास पर आधारित है कि बार बार आप एक असत्य को दोहराते रहो तो शायद लोगों को गुमराह करने में आप सफल हो जाओ। प्रचार और प्रोपेगेंडा जो होता है वो कभी सच्चाई का विकल्प नहीं होता। प्रोपेगेंडा इज नेवर द ऑल्टरनेटिव टू ट्रूथ। अब एक विचित्र तर्क देखे हैं जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं। मेरा भी अनुभव उस क्षेत्र का रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कई बार जिनको कोर्ट में बहस करने का अभ्यास होता है वो तो वही बहस करते हैं जिसके लिए उनको इंगेज किया जाता है। लेकिन राजनीति में जो आप तर्क देते हो वो तो तर्कपूर्ण होने चाहिए, कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। जब 2G स्कैंडल हुआ तो श्री कपिल सिब्बल का यह कहना था कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री सिब्बल then propounded the zero loss theory. शायद लोगों को तो गुमराह नहीं कर पाए, लेकिन उनको लगता था कि इस प्रोपेगेंडा को बार बार दोहराएंगे तो शायद कुछ लोग गुमराह हो जाएं। एक कड़वा अनुभव था उनके लिए। He had to eat his words. सरकार के GOM ने उसी 2G स्पेक्ट्रम की जो 1658 करोड़ पे दिया जा रहा था एक ऑल इंडिया लाइसेंस के लिए, 2012 में कैंसलेशन के बाद उसकी नीलामी का बेस प्राइस रखा 14,000 करोड़। जो वास्तविक दाम मिलेगा वो 14,000 से भी ऊपर जाएगा। इस प्रत्यक्ष वास्तविकता को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। दिस वॉज अ रियलिटी नाउ एंड इट डजंट नीड एनी प्रूफ कि जिसको आप जीरो लॉस मान रहे थे 1658 करोड़ पे,
स्वयं ही आपको उसकी कीमत 14,000 करोड़ तय करनी पड़ी, बेस प्राइस। वास्तविक कीमत और ज्यादा हो सकती है। कल चिदंबरम साहब ने कपिल सिब्बल जी के उस कटु अनुभव के आधार पर सबक नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने उसी ही तर्क को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। टू जी स्कैंडल में जो कीमत, जो नुकसान हुआ सरकार को और निजी लोगों को लाभ हुआ, जो 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा था जो सीएजी ने दिया, 14,000 करोड़ के बेस प्राइस पे, तो अब यह लगता है कि वो एक अनरियल फिगर नहीं था, कोई प्रिजम्पटिव लॉस नहीं था। बाजार की जो वास्तविकता है, जो मार्केट रियलिटीज हैं, उससे मेल खाता था। But Mr. Chidambaram's logic is preposterous to say the least. He says that merely because the mineral has not been mined and the mines have not been operationalized, so consequently there is no loss. उनका कहना यह है क्योंकि इन खदानों में एक्चुअल माइनिंग नहीं शुरू हुई, तो यह अपने आप में कोई घाटा नहीं हुआ। I don't think Mr. Chidambaram will succeed in misleading the people, except that he's tried to mislead himself. जब कोल ब्लॉक्स का आवंटन हो गया तो वहां माइनिंग करने का अधिकार अब निजी उद्योग का है, सरकार का नहीं है। Once coal blocks are allotted, the right to mine today vests with those 142 private allottees, not with the government of India. अगर वो सस्ते दाम पर आपने दे दिया तो वहां माइनिंग करने का अधिकार उस सस्ते दाम के ऊपर निजी उद्योग का है। Even without actual mining, the government has lost control over those mines at a throwaway price. There is a huge opportunity cost. I repeat, and the Finance Minister of India must know better, there is a huge opportunity cost to the Government of India. That the opportunity which the Government of India could have exploited now vests in the private hands. और जो बाजार से अवगत हैं, और चिदंबरम साहब निश्चित रूप से अवगत हैं, उनको यह भी जानना चाहिए कि जिसको आवंटन हो गया कोल ब्लॉक का, उसकी बैलेंस शीट में उसकी कीमत और दाम आसमान को छू जाते हैं। सो इवन विदाउट एक्चुअल माइनिंग starting, the government of India has lost control over the mines. The right to mine now belongs to private parties. The government has already suffered the opportunity cost, and the valuations of these 142 people have skyrocketed. अगर मैं सरल भाषा में इसका अनुवाद करके बताऊं उनके तर्क का,
तो उनका तर्क यह है कि अगर चिदम्बरम साहब के बैंक अकाउंट में से कोई व्यक्ति इलीगली पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो चिदम्बरम साहब को तब तक नुकसान और घाटा नहीं होगा जब तक वो बैंक में से पैसा विड्रॉ ना कर ले. So if somebody were to embezzle money from Mr. Chidambaram's bank account and transfer it to his own illegally, Mr. Chidambaram can't complain till that man withdraws the money from the bank. Obviously, this is wrong. He suffers a loss the moment he loses control over that money. And instead of accepting that the government of India committed a monumental blunder, such kind of fragile logic is being invented to mislead the country. Is this kind of a logic an indication for which they want a parliamentary debate? And then paralyze the PAC with this kind of a logic so that the truth never comes out? पर उनके तर्क में से सरकार का एक और अपराध भी स्पष्ट होकर बाहर निकलता है. और वो जो सरकार का अपराध ये बाहर निकलता है कि आवंटन करने के 5 साल बाद भी वहां माइनिंग नहीं शुरू हुई. You change the policy in order to expedite power production in the country. कि बिजली की पैदावार बढ़े इसके लिए यह नई नीति अपनाई थी. और किस तरह के लोगों को आपने आवंटन किया कि बिजली की पैदावार को शीघ्र हो जाए, जल्दी हो जाए, यह करने के स्थान पर 5 साल बाद किसी ने 1 किलो सोना भी नहीं निकाला, कोयला भी नहीं निकाला. You see, these repeated propounders of the zero loss theory must now realize that the UPA is losing the confidence of the people. If they pursue policies of this kind, then all I can say is that UPA's continuation in power with this kind of a performance is really a zero-sum game for the UPA itself. मुझे इतना ही कहना था आप लोगों को.